नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हिंदी डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व व्याकरण के बारे में देखेंगे, उसका सामान्य परिचय क्या होता है। हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। क्या है इसमें देखते हैं। जो भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से होती है। जानते भी होंगे आप, भास धातु से होती है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया धातु, क्या होती है इसको देखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से होती है। भास का अर्थ क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। भास का अर्थ भास धातु से, भास धातु से तो होती है, लेकिन भास का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना, ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है। याद रखो, भास का अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। अब बात आती है भाषा क्या है, इतनी बात नोट करना अपने हिसाब से। अभी हम लिखा भी देंगे। पहले देखते हैं धातु क्या है। मूल भाषा में जो मूल भाषा होती है, तो याद रखना मूल भाषा किसे बोलते हैं, तो मूल भाषा जो होती है वो होती है संस्कृत। किसे, संस्कृत। संस्कृत को ही क्या बोलते हैं, मूल भाषा बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल भाषा में क्या होती है, धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है। मूल भाषा क्या होती है, धातु होती है। दूसरी बात, संस्कृत में धातु वास्तव में क्या है, तो आप ये समझ गए धातु कहाँ से आती है, तो वो आती है मूल भाषा, यानी मूल भाषा क्या है, तो संस्कृत से आती है। अब बात आती है कि धातु क्या है, तो संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं यानी इसको क्रिया हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत में क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। और हिंदी में यही धातु, कौन सी धातु, जो संस्कृत में धातु है वो क्रिया नाम से है, तो हिंदी में यही धातु क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो बात समझ गए होंगे, धातु और क्रिया हैं तो दोनों एक ही, लेकिन फर्क किसका है, भाषा का। हिंदी भाषा में धातु और संस्कृत, माफ कीजिएगा, संस्कृत भाषा में धातु और हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, इसी को क्रिया नाम से। तो इतनी बात आप नोट कर चुके होंगे। एक बार मैं आपको पॉइंट नोट करा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए साथ साथ। लिखिए, हेडिंग डालिए भाषा। लिखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है। संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है। भास का शाब्दिक अर्थ
विचार प्रकट करना है। पास का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना है। इसके बाद अगला पॉइंट हेडिंग डाल लेना धातु। लिखाते हुए चलेंगे आपको, ताकि आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो बातें यहाँ पर समझा दी, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे, आप यकीन मानिए आप जो नोट्स बनाएंगे आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे हिंदी की दृष्टिकोण से, व्याकरण की दृष्टिकोण से। और मैं आपको लिखाता हुआ चलूँगा, जो भी मेरे नोट्स हैं मैं आपको उससे लिखा भी दूंगा और समझाने वाली बात मैं समझा भी दूंगा। तो आपको वीडियो रोक कर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वीडियो चलता रहेगा, आप मैं जो बोलता जाऊंगा आप लोग नोट करते जाएंगे। लिखिए धातु। धातु मूल भाषा धातु मूल भाषा, ब्रैकेट लिख देना, मूल भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत। मूल भाषा संस्कृत में होती है। धातु मूल भाषा संस्कृत में होती है। नोट पॉइंट, संस्कृत में क्रियाओं को धातु नाम से जाना जाता है। संस्कृत में क्रियाओं को धातु नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे संस्कृत नहीं होता, अगर पढ़ें तो इसको पढ़ने का तरीका, क्योंकि संस्कृत नहीं होता, क्योंकि ये अभी होती है, आप भी जानते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? संस्कृत। ठीक है, तो कभी निकलता है संस्कृत, लेकिन बोलते क्या है? अगर शुद्ध बोले तो संस्कृत। दूसरी बात लिख लो इसी में, हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं। हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं। भाषा क्या होती है? हेडिंग डालना भाषा। देखो यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, वो आप स्वयं लिख लीजिएगा, उसको नहीं लिखाएंगे। भाषा और लिपि दो अलग अलग बातें हैं। भाषा और लिपि, भाषा क्या है? मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है, मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। किस माध्यम से प्रकट करता है? अपने हाव भाव को इशारा करके भी प्रकट करता है, आपने देखा होगा, बोल कर भी करता है, लिख कर भी कर सकता है। तो इस तरह से अभी बता देंगे भाषा के प्रकार। तो भाषा क्या है? मनुष्य क्या करता है? मन के भावों को, यानी मन के जो भाव हैं उनको जिस माध्यम से प्रकट करता है वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब लिपि क्या होती है? देखो भाषा के लिखने के तरीके होते हैं, जैसे रोमन अंक इस तरह से लिखा जाता है, और अगर आप गिनती लिखें तो आप इसी 1 2 करके लिखेंगे, काउंट करेंगे तो इस तरह से आप कह सकते हो। इसको लिखने का तरीका जो होता है, भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आप ये कह सकते हो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि में क्या होता है? ब्राह्मी लिपि होती है। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि आती है, और देवनागरी लिपि आपकी भारतीय लिपि है, याद रखना। पूछा जा सकता है भारतीय लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि क्या है? भारतीय लिपि। तो मन के भावों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, मन के भावों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, कई भाषाएं होती हैं, उनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, इस तरह से अगर बोला जाता है राम जाता है तो इस तरह से लिखते हैं। अगर बोला जाता है, अगर अरबी में लिखा जाए तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है। ये भी बातें आपको समझ में आ गई। भाषा और लिपि की चर्चा थी। भारतीय लिपि कौन सी है, तो आप लिखेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्राह्मी लिपि से होती है। अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से होती हैं, ये पॉइंट आप भी याद रखिएगा। इसके बाद भाषा की विशेषताएं होती हैं। भाषा की
विशेषताएं होती है। क्या होती है पहली विशेषता? तो भाषा तो समझ गए ना कि मनुष्य के हाव भाव जो अपने मनुष्य विचार जिस माध्यम से प्रकट करता है क्या कहलाती है भाषा। लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। तो पहला पॉइंट है भाषा अर्जित संपत्ति। क्या है? अर्जित संपत्ति। दूसरा पॉइंट है भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। देखो अर्जित संपत्ति का मतलब क्या है? अर्जित संपत्ति का मतलब क्या है? कोई जन्म से भाषा नहीं सीखता है, इसी समाज में आकर भाषाएं सीखी जाती हैं। आप भी जानते हैं, आपको जिस प्रकार का माहौल मिल जाएगा आप उस प्रकार की भाषा अच्छे से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो भाषा अर्जित संपत्ति मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है वो भाषा कैसे सीखता है? अर्जित करता है। कहाँ से? समाज से। तो भाषा क्या है? आपकी अर्जित संपत्ति है। बात समझ में आ गई होगी इसका अर्थ। ऐसा नहीं है कि भाषा कोई जन्म से सीख कर आया, नहीं। इसके बाद होता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील का मतलब होता है भाषा में सुधार होता रहता है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, आप भ्रंश और श्रेणी से होते हुए हिंदी इस तरह से पढ़ेंगे, आप पौली प्राकृत अभी बताएंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो उसमें भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। दूसरी बात तो नोट कर दीजिए, हेडिंग डालिए भाषा की विशेषताएं, और पहला बिंदु लिखिए भाषा अर्जित संपत्ति है, दूसरा लिखिए भाषा परिवर्तनशील होती है, और तीसरा लिखिए भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण द्वारा कैसे सीखता है? अनुकरण का अर्थ होता है दोहराव, दोहराना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? दोहराना। तो अनुकरण किसका हो सकता है? उच्चारण का। उच्चारण का अनुकरण करता है, उच्चारण का करता है। और किसका करता है? लेखन का करता है, या लिखने का करता है? लिखने का अनुकरण करता है। एक चीज बताओ, उच्चारण का कोई भाषा अगर बोल नहीं पा रहा है, अभ्यास करेगा उसको, जैसे मान लो किसी इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए वो अभ्यास ही करता है, यानी उसका अनुकरण करता है, दोहराव करता है। जो उसके शब्द होते हैं उसको चुनता है और बार बार बोलने का प्रयास करता है, और लिख कर भी आप दोहराते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या व्यक्ति अनुकरण द्वारा भी भाषा सीखता है। अगला पॉइंट, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? भाषा होती है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। अगला बिंदु लिखो, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अभी भी बताया मैंने, एक लिंक होता है इससे, जो नियम भी दिखाया विशेषताओं में। हमने क्या बताया? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। इस बात से आप सहमत हैं? तो ऐसे भाषा मान लो पाली भाषा आई, प्राकृत आई, अब अगर इसका अंतिम स्वरूप होता तो ये कह देते हैं इसके बाद कोई सुधार नहीं होगा। तो भाषा में क्या होता रहता है? सुधार होता रहता है। तत्पश्चात क्या होता है? अंत इसका नहीं है कि यहाँ पर आती है। बाद में आपने पढ़ा कि हिंदी आती है, आधुनिक हिंदी इस समय प्रचलन में। तो ऐसा नहीं है कि एक लास्ट हो जाएगा या अंत हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो भाषा परिवर्तनशील है। पहला दूसरा पॉइंट लिखा भी था आपने, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है। परिवर्तनशील का मतलब यहाँ से भी मिलता है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, सुधार होता रहता है, शब्द जुड़ते रहते हैं। तो लिख देना भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। मतलब क्या भाषा का अंतिम स्वरूप का? कि भाषा का सुधार होता रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक मानी जाती है कि हाँ ये भाषा है,
जिसको सब लोग चुनते हैं, मानक स्वरूप मानी जाती है, मानक स्वरूप होता है। अगला पॉइंट, भाषा सघन माध्यम है। भाषा सघन माध्यम है। इसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट लिखना, भाषा का जो माध्यम होता है, आप बताइए कठिन से सरल की तरफ कि सरल से कठिन की तरफ? तो आप कहोगे कठिन से सरल की तरफ। सरल भाषा ही तो बनाई जाती है, कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा का माध्यम कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला पॉइंट, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं, पैतृक संपत्ति मतलब किसी की संपत्ति नहीं है, यही पर अर्जित करते हैं। अगली हेडिंग है, भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन से? अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो क्या क्या होना चाहिए कहने का से? नंबर 1 जिज्ञासा, समझते, इच्छा रखना। दूसरा अनुकरण, तीसरा नियमित अभ्यास, यानी अभ्यास खूब सारा करना होगा कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं। जिज्ञासा मतलब इच्छा रखना, अब इच्छा ही नहीं होगी कोई भाषा सीखने की तो थोड़ी कोई सीख पाएगा। इच्छा रखना। अनुकरण मतलब दोहराना, केवल दोहराने से ही काम नहीं चलेगा, बार बार अभ्यास भी करना। तो कितनी चीज़ें होनी चाहिए कोई भाषा सीखने के लिए? तो 3 प्रकार की, जिज्ञासा, अनुकरण और क्या? अभ्यास। धैर्य रखना, आपको कई नई बातें मिलेंगी, बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, वीडियो को बस देखते जाना अंत तक। जब वीडियो लास्ट हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अच्छा लगे स्वीकार करना। इसके बाद भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम। क्या होता है? पहले कोई व्यक्ति जब शिक्षित होता है वो क्या करता है? पहले सुनता है, फिर क्या करता है? बोलता है, फिर क्या करता है? पढ़ता है, फिर क्या करता है? लिखता है। लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक बात, एक पूछा गया प्रश्न था, जो ये सीटेट वगैरह टेट वगैरह होता है उसमें पूछा गया था, किसी ने बताया था मुझे, जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके पहले भी एक कार्य होता है जो शिष्य करता है, उसको बोलते हैं दिल बिलाना। आप समझ पा रहे होंगे, दिल बिलाना। ये विकल्प में था प्रश्न, इसलिए इसको भी लिखना यहाँ पर जरूरी। मैंने तो यही इतना ही पढ़ाया, लेकिन ये प्रश्न भी बना, किसी ने मुझे बताया, किसी छात्र ने, कि ये पूछा गया सर प्रश्न। तो इस बात को नोट करना कि भाषा का विकास क्रम कैसे? गिलबिलाना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, गिलबिलाना याद रखना। सबसे पहले बच्चा यही होता है, शिशु जो होता है पैदा होने के बाद यही घटना होती है उसके साथ, गिलबिलाता है, जो हम लोग नहीं समझ पाते, फिर सुनता है बाद में। भाषा के प्रकार,
हेडिंग डालना भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार। देखना भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार कौन कौन से? मौखिक भाषा बताया भी, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और क्या? सांकेतिक भाषा। तीनों को जानते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? रेडियो से गाना सुनना, फोन से बात करना, आमने सामने फेस टू फेस बात करना, आमने सामने बात करना, ये सब मौखिक भाषा उदाहरण है। लिखित भाषा क्या होता है? पत्र के माध्यम से अपनी सूचना का आदान प्रदान करना, पत्र के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा होता है, क्रिकेट का अंपायर होता है, ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिसकर्मी होता है, चौराहे पे खड़ा होता है और हाथ से इशारा करता है, वो क्या होते हैं? उदाहरण सांकेतिक भाषा के उदाहरण होते हैं। सबसे सरल भाषा पूछी गई और सबसे कठिन भाषा पूछी गई। तो सबसे जो सरल भाषा मानी गई तो वो उसे कहा गया सबसे सरल भाषा। किसे कहा गया? तो याद रखना ये बिंदु बनता है, सबसे सरल भाषा मानी गई किसको? मौखिक भाषा को। कठिन भाषा किसे मानी गई? तो सबसे ज़्यादा कठिन भाषा मानी गई किसको? सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? सरल भी है और क्या है? कठिन भी, दोनों। सांकेतिक भाषा क्या है? सबसे कठिन भाषा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कठिन अगर पूछा जाए भाषा के विकास क्रम में, अगर यहाँ पर सांकेतिक भाषा का विकल्प ना हो, अगर वही विकल्प हो जो मैंने आपको पहले बताया गिलबिलाना, तो वो वहाँ पर प्राथमिकता गिलबिलानों को देना ज़्यादा सही होगा। समझ पा रहे होंगे? सांकेतिक भाषा का विकल्प में नहीं है कि सबसे कठिन भाषा क्या है। विकल्प में मान लो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, चौथा विकल्प दे दिया गिलबिलाना, तो आप किसे प्राथमिकता दोगे? तो फिर गिलबिलाना को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इससे क्या करता है? इसकी हरकत तो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। गिलबिलाने से क्या समझ पाएंगे? तो सांकेतिक से समझते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कठिन है। लिखित तो सरल होती है, सरल या कठिन दोनों है। और मौखिक भाषा क्या होती है? सबसे सरल होती है। बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको भी बहुत अच्छे से लिख लो, इसमें कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं, समझ गए होंगे। मौखिक भाषा में उदाहरण लिख सकते हो आप। आमने सामने बात करना, आमने सामने बात करना, रेडियो पर गाने सुनना। और लिखित भाषा में लिख सकते हो पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, पत्र के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सांकेतिक भाषा ट्रैफिक पुलिस कर्मी, याद रखना। अब देखते हैं, अब देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी कहाँ से आई? यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा। हिंदी भाषा का विकास, पूरा वीडियो देखना तब आपको सीख पाए। विकास हिंदी भाषा का विकास। पहले तो ये समझो जो ये हिंदी शब्द लगता है ये किस भाषा का है। एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक है, पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में। इसमें पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस देश से लिए गए। चीनी होते हैं, जैसे तंबाकू पूछा गया, तंबाकू किस भाषा का है? तो पुर्तगाली। इस तरह से चीनी भाषा के कौन कौन शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। इस तरह से वो टॉपिक होता है, जैसे पूछा जा सकता है जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है। हिंदी एक शब्द है किस भाषा का,
तो ये हिंदी है आपका फारसी भाषा का शब्द। फारसी को ही बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, और इसे भी बोलते हैं ईरानी। या ईरानी भाषा, फारसी भाषा और क्या फारसी। अब हिंदी शब्द प्रचलन में कैसे आई, कैसे इन लोगों ने हिंदी नाम दिया, थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जानते हैं। ये लोग जो भाषा प्रयोग करते थे वो भाषा प्रयोग करते थे सिंधी। सिंधी। और जो वहाँ पर वो लोग उनके जो नदी थी वहाँ पर, तो उस नदी का नाम था सिंध। क्या होता था, जब ये बोलते थे तो ये सा नहीं बोल पाते थे, सा की जगह ये हा बोलते थे, और ये धा नहीं बोल पाते थे, धा की जगह ये दा बोलते थे, ऐसा बताया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सा की जगह ये क्या करते थे, हा, और इसकी जगह क्या बोलते थे, दा। तो यहाँ से हा, ही और दा, दी, यानी क्या बन गया, हिंदी। इस तरह से बताया गया इसके इतिहास के बारे में। सिंधु नदी के से बना हमारा हिंदू। एक स्थान पर था, स्थान में था को वो लोग बोलते थे ता, तब ये बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किससे बनता है, सिंधु नदी से बनता है। हिंदी भाषा किससे बनती है, तो सिंधी भाषा से क्या बनती है, हिंदी भाषा बनती है। हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, तो फारसी, फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। ये सब एक ही है, ईरानी, फारसी और ईरानी। ये बात आपको समझ में आ गई। हा और दा का खेल है, नोट कर सकते हो इसको अपने, इसमें कुछ दिखाने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट और बताते हैं, जगत जननी भाषा किसे कहते हैं, जगत जननी भाषा किसे कहते हैं। उत्तर आएगा आपका संस्कृत। जननी माने माता, जानते भी होंगे, ठीक है। देखो ये जगत अगर इस तरह से लिख दे तो आप अंतर जान जाएंगे क्या होता है। ये जो जगत होता है मतलब क्या होता है, चबूतरा, जानते हो। इस जगत माने क्या होता है, संसार या विश्व। जगत और जगत में अंतर है के कारण, शायद बात समझ में आ गई होगी। क्या होता है, कभी कभी लिखते समय अगर इस तरह से लिख जाए तो आप तो उसको सही मान लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा कहीं पर, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। जगत जननी भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा क्या, संस्कृत। नोट कर लो, अंतर है चबूतरा और इसमें दोनों जगत में। संधि में भी अंतर होता है। जगदीश जब पढ़ेंगे आप संधियाँ तो वहाँ पर बताएंगे कौन से जगत का प्रयोग है। अगर आपको मालूम हो किस जगत का प्रयोग जगदीश में होगा, हाँ जगदीश में संधि है, तो आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, बताएंगे जाके कि संधि क्या होगा इसका, कौन से जगत लगेगा, जगत संसार वाला या फिर चबूतरा वाला। लिख देंगे आप उसका संधि। अब देखो क्या होता है, अब हम लेंगे संस्कृत। इसका विभाजन किया दो हिस्से, एक किया आपका वैदिक संस्कृत, बहुत ध्यान समझना है यहाँ पर, समय सही बताएंगे। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और यहाँ पर हुआ आपका लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। संस्कृत के दो हिस्से किए गए। क्यों किया गया, वैदिक संस्कृत में आपके वेद जानते हैं, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए। ये बात नोट करना बहुत अच्छी है। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए, इतिहास भी पढ़ा होगा आपने। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए। लौकिक संस्कृत में क्या लिखे गए, तो आप कहोगे रामायण, महाभारत जैसे क्या लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए।
क्या अंतर मिलता है दोनों में, यहीं से समझते हैं। जो ये वैदिक संस्कृत है या वैदिक संस्कृति है, तो वेद उपनिषद पुराण आदि ग्रंथ इसमें लिखे गए, इसमें रामायण महाभारत लिखे गए। इसका मतलब ये होता है कि जो वैदिक संस्कृति है, उसकी जो भाषा थी वो थोड़ी सी कठिन थी, थोड़ी सी क्या, काफी कठिन थी, कठिन भाषा। आपने अभी भाषा की विशेषताओं में पढ़ा था क्या, भाषा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपने उत्तर दिया था कठिन से सरल की ओर जाएगी। तो कठिन भाषा थी क्योंकि वेद उपनिषद पढ़ना इतना आसान नहीं होता है जितना रामायण और महाभारत पढ़ना आसान हो जाता है इसकी तुलना में। अब ये क्या है आपकी सरल, तो भाषा कहाँ से कहाँ गई, कठिन से सरल। पहले वैदिक संस्कृत, फिर इसके बाद क्या, लौकिक संस्कृत। इसकी भाषा क्या होती है, सरल होती है, किसकी, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की भाषा क्या होती है, कठिन होती है। अब क्या हुआ आगे चलकर ये हुआ कि वैदिक संस्कृत यहाँ पर रोक ली गई, उठा लिया गया किसको, लौकिक संस्कृत को। क्या होता है वो देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इनको डाल लेते हैं फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो एक बात बता दें पहले, जो वैदिक संस्कृत लिखी थी आपने, वैदिक संस्कृत और यहाँ पे लौकिक लिखा था, इसका समय समझ लो थोड़ा सा। वैदिक क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय होता है। वैसे ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखी होती हैं, तो समय पर उतना ध्यान न देना, फिर भी एक औसतन बता रहे हैं आपको। जो लौकिक संस्कृत का समय माना गया वो माना गया 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आप कहोगे घटता है, हाँ, ये ईसा पूर्व का समय इस तरह से होता है कि 1500 से 1000 घटता हुआ समझ में आता है, और 1000 से 500 ये ईसा पूर्व है। और जहाँ पर ईस्वी लिखा होगा, ईस्वी लिखा होता है, वो बढ़ेगा आपका, गौर करना। तो ये समय याद रखना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा इसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि ये कठिन हो गई, तो इसका विकास नहीं हुआ। किसका, वैदिक संस्कृति का विकास किसका होगा, लौकिक संस्कृति का। लौकिक संस्कृत का विकास किसमें हुआ, तो देखो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का विकास होता है किसमें, तो आप कहोगे सबसे पहले होता है पाली भाषा में। किसमें होता है, पाली भाषा में। समय क्या इसका होता है, तो अभी आपने लिखा था 1000 ईस्वी पूर्व से कितने ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व तक, ये लिखा था। इसका किसमें होता है, पाली भाषा में। इसका समय क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 500 ईस्वी तक आया, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 1 ईस्वी पूर्व तक। याद करना बहुत सरल है, आप अभी खुद समझ जाएंगे। पाली के बाद जो आता है, भाषा जो आती है, परिवर्तन होता है। पाली में भी परिवर्तन हुआ तो कौन सी भाषा आ गई, प्राकृत। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये हो जाएगी 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी। याद रखना 1 ईस्वी पूर्व लिखा है और यहाँ पर केवल ई बना के हमने शून्य बना दिया,
तो इसका मतलब 500 ईस्वी तक, और ये 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अंतर समझ में आया? अब आप इतना तो जानते हैं, मालूम भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो पाली किसकी भाषा थी, याद रखना, बौद्ध धर्म की भाषा। किसकी थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो आप जानते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ लिखा गया। त्रिपिटक ग्रंथ लिखा गया, याद रखना। प्राकृत किसकी भाषा थी, किस धर्म में? तो आप कहोगे जैन धर्म में। जैन धर्म की क्या थी? भाषा थी। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया था आगम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? आगम ग्रंथ। बात समझ में आ गई? ये बिंदु है, नोट करना इनको अच्छे से। बौद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ? त्रिपिटक। जैन धर्म में कौन सा? आगम ग्रंथ। लिख लो। अब इसका भी स्वरूप बदला। किसका? प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का उसे बोलते हैं। इसका जब स्वरूप बदला तो ये आया किसमें? अपभ्रंश में। किसमें आया? अपभ्रंश में। बोर्ड में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। प्राकृत कब स्वरूप बदला इसका? तो किस भाषा में आया? तो ये आया अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का ही हिस्सा होता है सौरसेनी। सौरसेनी प्राकृत का समय होता है 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो अपभ्रंश का ही हिस्सा है क्या, या भाग है? कौन सा? सौरसेनी। सौरसेनी का जो समय काल है वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सौरसेनी के बाद आती है क्या? हिंदी। सौरसेनी का जब स्वरूप बदला तो क्या बदला? हिंदी आई। हिंदी का क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से क्या? अब तक। समय आपको याद हो गया होगा, गौर करना, इसमें सबके समय में 500 औसतन 500 ईस्वी पूर्व का अंतर है। 500 ईसा ईस्वी पूर्व का ही अंतर है, यानी 500 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी का अंतर है सब में। इसलिए इसको क्या है, याद करना क्या है? सरल है। और इसे औसतन माना गया है। कहीं पर कुछ अंतर मिल सकता है 19-20, तो उसे नहीं देखना, आपको ये औसतन माना गया है। और ऐसा पुस्तकों में वर्णन भी किया गया है, वर्णित है कि इस तरह आप इसको औसतन मान भी सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा का विकास का एक बार और देख लो ताकि आपको याद हो जाए। हिंदी भाषा का विकास क्रम में वैदिक संस्कृत तो आएगी नहीं, तो संस्कृत की हिंदी में कौन सी शुरुआत कहाँ से होगी? तो आप कहोगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। समय कितना होगा? तो समय कितना लिखा था? समय लिखा गया था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? तो पाली भाषा आती है। इसका समय कितना होगा? तो आप कहोगे 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा। पाली के बाद कौन सी आएगी? तो आप कहोगे प्राकृत। ये क्या होगी? तो 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी। प्राकृत का क्या होगा? 1 यहाँ पर माफ कीजिएगा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक में 1 ईस्वी तक
तो ये हो जाएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। प्राकृत के बाद में आती है भाषा आपकी, बताया गया इसका स्वरूप बदला तो क्या आई, अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक हिस्सा होता है क्या, सौरसेनी। सौरसेनी का समय काल क्या बताया गया, 500 ईस्वी से। देखो ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर है, थोड़ा एक दो बार यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी बात। समय दृष्टिकोण उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। सौरसेनी के बाद परिवर्तन होता है तो आती है क्या, सौरसेनी के बाद क्या आती है, हिंदी। हिंदी का समय काल क्या है, ये याद रखना, 1000 ईस्वी से अब तक। पाली में कौन सी भाषा लिखी गई, अरे किसकी भाषा है तो आप क्या कहोगे, बौद्ध धर्म की। कौन सा ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ। प्राकृत किसकी है, जैन धर्म की। कौन सा ग्रंथ, आगम ग्रंथ। समझ पा रहे हैं, नोट कर लेना। औसत 500 अंतर। समय न लिखना, लेकिन ये क्रम जरूर याद रखना, पाली प्राकृत। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं प्रश्न में पूछता है कि हिंदी का मानक समय क्या है, क्योंकि हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी का जो मानक समय है अगर पूछे तो वहां पर अगर 1000 ईस्वी विकल्प में और 1100 ईस्वी विकल्प में, तो आप 1000 को ना चुनना, फिर वहां इसे चुनेंगे 1100 ईस्वी, क्योंकि और हिंदी में भी सुधार हुआ तो 1100 से उसको क्या माना गया, उसका मानक समय माना गया। अगर ये विकल्प में नहीं है तो इस तरह से आप इसको मान सकते हो। 1100 ईस्वी याद रखना, हिंदी का मानक समय। दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। क्या बताते हैं आपको, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये भी बहुत जरूरी है, याद रखना। ये कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर। सन क्या है इसका, याद रखना। पहली बार कब से शुरुआत हुई तो 1949। वैसे ये महत्वपूर्ण है बस 14 सितंबर, फिर भी सन याद रखना, शुरुआत कब से। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी, कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो आप कहोगे उत्तर आएगा आपका 10 जनवरी। पहली बार कब मनाया गया अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो पहली बार मनाया गया 1975। ये भी बात है। कहाँ पे मनाया गया ये, तो नागपुर। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। नागपुर को क्या बोलते हैं, संतरा की नगरी, संतरे की नगरी, आपका संतरा जाता। ये फैक्ट यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कहाँ पर हुआ, नागपुर में। डेट दोनों की याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों में अंतर है। तो 14 सितंबर को 1949 को मनाया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को 1975 को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय दिवस। कहाँ पर पहले मनाया गया, तो नागपुर। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया।
अब हेडिंग डालिए हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास या दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण किसका? हिंदी भाषा। देखो हिंदी भाषा का संविधान में वर्णित है। कहाँ पर? 8वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की बात है, उसमें से क्या है, 22 में से एक भाषा है क्या? हिंदी। किस भाग में है? तो भाग 17 में है। 17 में है। अनुच्छेद में कहाँ पर है? जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक बात कही गई है हिंदी के बारे में। इतना इसमें जानना है। 343 से 351। एक बात और, हिंदी को जो दर्जा प्राप्त है किस भाषा का? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। याद रखना कौन सी भाषा है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। अंतर है दोनों। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। संवैधानिक दृष्टिकोण से कितना? 8वीं अनुसूची में हिंदी का जिक्र है। पहली बात, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो आप बोलोगे 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें कि एक भाषा है क्या? हिंदी। किस भाग में वर्णित है? तो भाग 17 में। अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक? तो 343 से 351 तक वर्णित है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हिंदी को क्या प्राप्त है? राजभाषा प्राप्त है। देखो राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है और मातृभाषा होती है। तो इनमें तीनों में थोड़ा सा तीनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रभाषा जो होती है, पहले मातृभाषा बोले इसको, इसके बाद राजभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृ माने माता, या सम्माननीय भाषा होती है। सम्मान की या सम्माननीय भाषा होती है। सम्माननीय भाषा। जो बालक होता है वो जो माता की भाषा सीखता है वही क्या है? मातृभाषा है। इस भाषा को कुल मिलाकर आप शॉर्ट में कह सकते हो कि इस भाषा को माता के मुख से सीखा जाता है। इस भाषा को लिख दीजिए, यह सम्माननीय भाषा है। इस भाषा को माता के मुख से सीखा जाता है। इस भाषा को माता के मुख से सीखा जाता है। ये हो गई मातृभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जैसा कि जुड़ा है राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र होता है, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, जिसके ज्यादातर भाग में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हो संपूर्ण या अधिकांश जनसंख्या, संपूर्ण या अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या नहीं है? याद रखना, विकल्प में पूछ सकता है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। नोट कर लेना इस बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। संपूर्ण या अधिकांश है, ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करें वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या है?
जो शासन होता है ना, शासन जिस भाषा से संचालित होता है, जिस भाषा में सबसे ज्यादा कार्य किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। कुल मिलाकर शॉर्ट में कह सकते हो, शासन जिस भाषा से संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। शासन जिस भाषा से संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब आप कहोगे प्रशासन, देखो शासन और प्रशासन में अंतर होता है, थोड़ा सा बताएंगे। संविधान की बात है, फिर भी देख लो, अगर शासन आया है तो प्रशासन भी आना चाहिए। शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है? सुनो, शासन के अंतर्गत हमारे जो मिनिस्टर होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, वो होते हैं। प्रशासन में आपका जो गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत, आप कह सकते हो वो कोई भी हो, सैनिक हो, पुलिस में हो, IAS हो, इस तरह से समझ बात आ गई। ये क्या करते हैं, ये लोग शासन क्या करता है? नियम बना देता है। प्रशासन क्या करता है? उसे लागू कराता है कि नियम के विरुद्ध मत जाइए। नियम की बनाता कौन है? शासन। ठीक है, ये थोड़े से अंतर थे, उनको आपने देख लिया। क्या माने जाते हैं? ये बड़े माने जाते हैं, अधिकार इनके अधिकार ज़्यादा है, क्योंकि ये नियम बनाएंगे और इनके पास अधिकार क्या होते हैं? सीमित होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? इन नियमों को इनसे पालन करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और भी अंतर है, इतना जानने की आपको आवश्यकता है बस। राजभाषा समझ में आ गई तो आप लिख सकते हो हिंदी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि हिंदी क्या है? शासन इससे क्या करता है? कार्य करता है। ज़्यादातर जगह देखा होगा, अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना आता है, जिससे पहले ऑफलाइन जो फॉर्म भरे जाते उसमें हिंदी भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। आज भी जो फॉर्म आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन होते हैं, देखा होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं जो हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास, उसका समय काल, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की में प्रयोग होने वाली बोलियाँ, खड़ी बोली, कौरवी, मारवाड़ी, इस तरह से कई बोलियाँ हो जाएंगी, उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप बताएं कि आपको क्या कुछ नई जानकारी मिली, आप क्या कुछ समझ पाए, और आपको कौन से हिंदी में भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, कौन से आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाए, वो सब बातें आप बताएंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। क्या होमवर्क? ये कि हमने आपको पढ़ाया था वर्णमाला, पूरा पढ़ा दिया था, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये ज्ञा लिखा जाता है, ज्ञा नाम का, आप छा बता दो, ये छा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न पूछने का लॉजिक ये है कि हमारे कितने जो ऑफलाइन कोचिंग में छात्र थे, छात्राएं थीं, कितने लोग ऑनलाइन के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं देख रहे हैं, उससे मुझे आकलन हो जाएगा कि कौन कौन देख पा रहा है। तो आप सभी लोग कमेंट करें इसका कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। फिर भी यही कहेंगे कि सभी लोग पढ़ते रहें, क्योंकि वैकेंसी जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाले हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद प्रक्रिया जो भर्ती अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, इससे जेल वार्डर है, ये तुरंत वैकेंसी पूर्ण होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ना लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब शेयर करने की कोई कोशिश न करें। धन्यवाद।